हाँ तो बच्चे अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ टॉपिक रह गए थे, मतलब गॉस लॉ के बेसिस पे, आधार पे। तुम्हारा पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। बेटा मान ले एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, ठीक है, और इस पे जो चार्ज है, तो तेरे पास चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस पे फैला हुआ है, और इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी उसका मतलब क्या होता है बेटा, कि कितना चार्ज कितनी लेंथ पे फैला हुआ है। ये लेंथ तुमने एल मान ली, क्या मान ली, लेंथ एल मान ली, तो एल लेंथ पे पूरा चार्ज क्यू फैला हुआ है, तो लैम्डा क्या बन गया बेटा, क्यू बाई एल बन गया। अब देख बेटा, यहां हमने पकड़ा है गॉसियन सरफेस। क्या पकड़ा, गॉसियन सरफेस पकड़ा, मतलब जो इस चार्ज को पूरा एंक्लोज्ड कर दे, सरफेस ऐसा जो इस चार्ज को पूरा एंक्लोज कर दे। तो लीनियर के लिए जो गॉसियन सरफेस रहता है बेस्ट, वो क्या रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है, ठीक है ना। तो इस सिलेंड्रिकल के बस दो एरिया है बेटा, दो टाइप के एरिया, एक तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और एक ये वाला एरिया। ये जो एरिया, ये कर्व्ड एरिया हो गया, है ना, और ये जो एरिया है ये इसके एंड का एरिया हो गया, यहाँ पे होता है ना सर्कुलर एंड जो होते हैं, इन सर्कुलर एंड का एरिया यहाँ पर आ गया। अब देखो हम मानते हैं कि जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव से अवे फील्ड लाइंस जाएंगी, पॉजिटिव से अवे फील्ड लाइंस जाएंगी। अगर पॉजिटिव से अवे फील्ड लाइन जाएंगे तो बेटा मैं कह सकता हूं जो ये कर्व सरफेस एरिया है इसके पास जो ds, ds क्या है, एक एरिया वेक्टर, एक बहुत छोटे एरिया के लिए एक एरिया वेक्टर ds है, यहां से जाएगा। और ये जो एंड एरिया है ये a है, इसका एरिया वेक्टर ये रहा, और यहाँ पे फील्ड लाइन ये रही, इसका एरिया वेक्टर ये रहा, इसकी फील्ड लाइन ये रही, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। अब फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स कितना है बेटा, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, है ना। तो यहाँ पे कितना एंगल है, जीरो एंगल, सॉरी 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा फिर कितना, ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा, तो जो कि क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 जीरो, तो यहाँ से कितना फ्लक्स आ गया, जीरो आ गया। इस एंड से भी सेम वही कहानी होगी, ये रहा एरिया वेक्टर ए, ये यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे, तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इतने हिस्से में गॉस लॉ लगाते हैं, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बताओ, गॉस लॉ क्या बोलता है, जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, जो फ्लक्स है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, वेयर Q इज चार्ज एंक्लोज्ड, है ना, कितना चार्ज एंक्लोज्ड है, एंक्लोज्ड है, ये होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो फाई है, अब Q एनक्लोज्ड, कितना चार्ज एनक्लोज्ड, आपको ये देखना है। फिर हम जानते हैं कि लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये Q कितना होगा, Q होगा लैम्डा L, बेटा Q कितना होगा, लैम्डा L। तो यहाँ जो Q है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, लैम्डा L अपॉन में क्या पुत्र, एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत ही नहीं। फाई की वैल्यू क्या होती थी, E डॉट ds, क्योंकि ये वाला एरिया वेक्टर और ये वाला जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों की वजह से फ्लक्स जीरो हो चुका, सिर्फ फ्लक्स किससे मिलेगा, ये वाले एरिया वेक्टर से, ये कितना है, ये ds है, तो E डॉट ds क्या होगा बेटा, लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ, ये एरिया वेक्टर भी ऊपर को, ये फील्ड लाइन भी ऊपर को, तो
इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। भैया एरिया वेक्टर भी ऊपर को, फील्ड लाइन भी ऊपर को, कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो यहां हम बोलेंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन। बेटा cos 0 1, तो इलेक्ट्रिक ई आपने कॉमन लिया, यहां पर आ गया डी एस, कितना आ गया, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये ई कितना है, जो भी है निकालना है हमको। तो फील्ड डी एस, बहुत छोटे छोटे एरिया को जोड़ूंगा तो मुझे इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा, इसका पूरा सी एस ए मिल जाएगा। तो वो जो सी एस ए होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ अपन ने क्या माना है, एल माना है। तो कितना हो गया, 2 पाई आर एल, वेयर एल इज रेडियस, सॉरी आर इज रेडियस। तो लैम्डा एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे कैंसिल हुआ। ई कितना हो गया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो जो किसी भी, तो जो बेटा किसी भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, वो कितना आ गया, ई कितना आया, देखो आप जानते हो बेटा के की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप अगर नीचे 2 लिख रहे हो, मतलब समझो यहाँ 4 था ना, यहाँ पे 2 है, तो उसका मतलब 2 ऊपर होगा तभी तो नीचे 2 आया होगा, है ना। और ऊपर लैम्डा है और ये आर नीचे है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि के 2k लैम्डा बाई आर, क्या बेटा 2k लैम्डा बाई आर। तो E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल लूँ, या फिर E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर बोल लूँ, बात तो बिल्कुल सेम है। और ऐसी बात हम पहले भी कर चुके थे, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब देखिए मुझे एक बात यहां से और समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मतलब तार से कितनी दूरी पे है उसके क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, आर के, किस केस में, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए। तो उस जो केस में जो ग्राफ बनने वाला है वो ई वर्सेस आर ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है बेटा, समझे। गॉस लॉ का बिल्कुल अच्छा इस्तेमाल, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। हाँ अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। बेटा ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइट क्या है, एक प्लेन शीट है, हमको इसके थ्रू क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके थ्रू। बेटा फिर से मैंने मान लो एक छोटा सा ऐसे गॉसियन सरफेस ले लिया, तो अब हमको गॉसियन सरफेस लेना, इसको एंक्लोज करता हुआ, तो मैं लेंथ इस तरफ भी दे दूंगा और लेंथ इस तरफ भी दे दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये कंप्लीटली क्या हो गया, एनक्लोज्ड हो गया, ठीक है बेटा, चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। अब अगर चार्ज एनक्लोज्ड है तो बेटा हम क्या बोलेंगे, यहां पे एक एरिया ए, यहां पर भी एरिया ए, ये एरिया ए है, यहां भी एरिया ए है, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसमें भी यहां पर भी एक कर्व्ड एरिया बनता है और इसमें यहां पर भी एक कर्व्ड एरिया बनता है। तो ये प्लस चार्ज मतलब एक शीट में प्लस चार्ज ऐसे 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 बिछे हुए हैं, तो इनके द्वारा जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे जाएंगी, ठीक है ना। जब फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी तो हम देखते हैं कि जो फील्ड लाइन इसके थ्रू है, इस फील्ड लाइन का इस एरिया वेक्टर से जो एंगल है वो 0 डिग्री है। फिर अगेन इस फील्ड लाइन का इस एरिया वेक्टर से जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है। ये रहा इसका एरिया वेक्टर,
ये रहा एरिया वेक्टर, और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर ए मान लीजिए, इसका एरिया ए है तो एरिया वेक्टर अपन ने ए मान लिया। अब ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, और ये रहा इसका एरिया वेक्टर, किसका, डीएस वाले का। तो ये आपस में किसमें, 90 डिग्री में। इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा जो फ्लक्स निकलेगा, इसके द्वारा जो फ्लक्स निकलेगा वो आएगा 0 डिग्री, इसके द्वारा जो फ्लक्स निकलेगा वो आएगा 0 डिग्री। अब इससे जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 0 डिग्री आएगा। तो तुम ना एक बात देख सकते हो सॉरी क्या कह रहा हूँ यार मैं, 0 डिग्री नहीं, फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल, फ्लक्स कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा, है ना, कई बार देख लिया हमने बात। अच्छा बेटा अब सोचो, अब बात ये आएगी उठ के कि सर इसका मतलब फ्लक्स इस एंड से भी है, फ्लक्स इस एंड से भी है, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी कितना एंगल, 0 डिग्री, यहाँ भी कितना एंगल, 0 डिग्री। तो यहाँ का फ्लक्स φ1, यहाँ का फ्लक्स φ2, तो कहूँगा यार φ1 प्लस φ2 इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये मान लो कंप्लीट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो एरिया है वो a है, तो जो चार्ज है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, इसको हम लिखते हैं सिग्मा। ये क्या होता है, क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होती है ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि कितने सरफेस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बेटा से हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से जो Q आएगा, यहां से जो Q आएगा वो सिग्मा A आएगा। कितना आएगा उत्तर, सिग्मा A। ठीक है, चलिए अब φ1 प्लस φ2, तो 2 φ, अच्छा φ1 और φ2, पर φ1 और φ2 दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि भाई इनके द्वारा आने वाला फील्ड भी इक्वल है, इनका एरिया भी इक्वल है, तो दोनों के जो दोनों के जो फ्लक्स हैं वो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये इक्वल है, तो φ प्लस φ, 2 φ इज इक्वल्स टू q एप्सिलॉन नॉट। तो φ इज इक्वल्स टू q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो आ गया फ्लक्स। अब जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी एनक्लोज्ड चार्ज का, जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसका जो फ्लक्स आएगा, यहां भी ई है, यहां भी ई है ना, तो फ्लक्स कितना आया, ई आया ना, और साथ में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो इस फाई की वैल्यू क्या है, ई ए कॉस 0 डिग्री, विच इज क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए इज कॉस 0 इज 1 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस क्यू की वैल्यू कितनी, सिग्मा ए है, तो क्यू कितना हो गया, सिग्मा ए, और यहाँ पे 2 और अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, ए से ए काट दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं एक बात देख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं एक बात देख सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर आया है, वो दूरी के इंडिपेंडेंट आया है, वो हर जगह पे क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान है, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक बेटा, समझे। अब बच्चे एग्जाम में ना इसके ऐसे केस बना के दे देता है, एग्जाम में इसके केस बना के दे देता है। देखिए वो केस क्या बनाएगा एग्जाम में, वो ऐसा बना देगा कि भाई एक ये शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक ये शीट है, और क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये लो। ठीक, 3 जगह मार्क कर देगा, ये जगह 1, जगह 2, जगह 3। ठीक भाई साहब, कोई समस्या नहीं है। ये प्लस प्लस की शीट है, इसके द्वारा फील्ड यहाँ को होगा, इस पॉइंट पे इसके द्वारा फील्ड यहाँ को होगा, इस पॉइंट पे इसके द्वारा फील्ड यहाँ को होगा। मान लो सिग्मा 1 सरफेस डेंसिटी इसकी है और सिग्मा 2 सरफेस डेंसिटी इसकी है, मतलब दोनों की सरफेस डेंसिटी अलग अलग है।
ठीक है ना, मतलब कि Q अपॉन में जो एरिया का रेशियो है दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ पे सिग्मा 1, यहाँ पे सिग्मा 2। इसके इस पॉइंट पे इस शीट के द्वारा फील्ड यहाँ को होगा, प्लस से अभी जाता है। इस पॉइंट पे इस शीट के द्वारा यहाँ को होगा, तो इसका मतलब अगर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, तो यहाँ पे E1 प्लस E2 है। भाई साहब E1 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना होगा बेटा, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखेंगे एक बात को कि सिग्मा 1 अपॉन में 2, सिग्मा 2 अपॉन में 2, तो सिग्मा 1 इफ, बेटा ये आपका आंसर, ये बिल्कुल रिजल्ट सही है, ये है ना। पर वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हुए, अगर ऐसा हुआ तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कैंसिल, कितना आंसर आ गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी बात कर लें, इस बीच की पॉइंट की, चलो अब एरो मारो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, दूर पॉजिटिव से। यहाँ पे जो फील्ड, अच्छा सर इस फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ये इसके पास है, ये इसके दूर है। भाई साहब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने क्या कहा कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, वो दूरी के इंडिपेंडेंट है। क्या है, वो दूरी के इंडिपेंडेंट है। अब इस पॉइंट पर आ जाओ इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे ऐसा है कि फील्ड इससे इस तरफ को, इससे इस तरफ को, तो दोनों के फील्ड ऐड हो रहे हैं। अब अगर दोनों के फील्ड ऐड होंगे, सॉरी अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, E1 माइनस E2। अपने आप उत्तर ऐसा होगा कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसका सिंबल आ जाएगा, हमें टेंशन नहीं पालनी है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ऐसा होता कि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में इक्वल होते, तो सेंटर पे इसकी वजह से जो फील्ड आता वो कितना आता, 0 आता। कब, इफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। यहां देख लीजिए इस थर्ड पॉइंट पे, इसकी वजह से इसका फील्ड यहां को है, इसकी वजह से इसका फील्ड यहां को है। तो अगर ये सिग्मा 1 है, अगर ये सिग्मा 2 है, तो यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो अगेन कितना आएगा, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर से वही कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में इक्वल हुए तो कितना होगा, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बस फर्क क्या पड़ेगा, थर्ड वाले पे जो नेट फील्ड है वो इस तरफ को है, थर्ड पॉइंट पे, और फर्स्ट पॉइंट पे नेट फील्ड क्या है, इस तरफ को। जो डायरेक्शन अगर इसकी पॉजिटिव है तो डायरेक्शन इसकी क्या है बेटा, नेगेटिव है। इतना फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। लो बेटा, एक थिन स्फेरिकल शेल है, और अगर ये थिन स्फेरिकल शेल है तो आप ऐसा मान के चलो कि इसके बाउंड्री पे सारे के सारे जो चार्ज हैं वो इसकी बाउंड्री पे फैल जाएंगे, और वो चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से। हम मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे है O, मैंने बेटा एक पॉइंट लिया A, मैंने एक पॉइंट लिया B, मैंने एक पॉइंट लिया C। ये A, ये B, ये C। एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, एक पॉइंट C। देखो बेटा स्मॉल r, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट। वो पॉइंट या तो A हो या B हो या C हो, मतलब R क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट का।
और कैपिटल आर बेटा हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, क्या माना, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। बेटा अब हमारे पास 3 केस पॉसिबल है। अब मान लो ये दूरी होती तो ये सेंटर से ए तक की दूरी है, तो फर्स्ट केस में जहां पे मैं पॉइंट ए लूंगा, फर्स्ट केस जहां मैं पॉइंट ए लूंगा, वो जो पॉइंट ए है फर्स्ट केस में, वहां पे जो आर है वो बड़ा है किससे, रेडियस से। अब दूर किसी पॉइंट के लिए बेटा ये एक स्फेरिकल शेल है, ये एक स्फेरिकल शेल है। अब दूर किसी पॉइंट के लिए ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो ये एज अ ये पॉइंट चार्ज बन चुका है इस बाहरी पॉइंट, इस बाहरी पॉइंट के लिए। तो अगर इस बाहरी पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज बन चुका है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है बेटा, क्या होता है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। आर क्या है, दूरी सेंटर से उस पॉइंट तक की। क्लियर, तो ये के क्यू बाय आर हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको आप कुछ सिग्मा विग्मा से रिप्रेजेंट करना तो कर लो। सिग्मा कितना होगा, क्यू अपॉन में ए होगा। चाहो तो आप क्यू को सिग्मा ए इंटू लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इतना कॉमन सेंस में अब डेवलप हो चुका है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं बेटा, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस, सेकंड केस में आप देखोगे जो ये दूरी है ये स्मॉल आर है, और ये दूरी किसके इक्वल है, रेडियस के। तो जो दूरी है वो किसके इक्वल आ गई, रेडियस के इक्वल आ गई। अब अगर दूरी रेडियस के इक्वल आ गई तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एक बात कि यार फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी जब ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर के इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे E इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, K, E इज इक्वल्स टू K। यहां के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है, ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है। तो हम बोलेंगे K Q बाई R का स्क्वायर। और यहाँ जो दूरी है वो किसके इक्वल हो चुकी है, रेडियस के इक्वल हो चुकी है। तो सरफेस पे जो R है वो रेडियस ही है, और सरफेस के बाहर जो R है वो रेडियस नहीं है। अब थर्ड केस, जब R की वैल्यू क्या हो, इस रेडियस से कम हो, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो, इनसाइड हो। तो इनसाइड पॉइंट, या कह सकते हो फॉर पॉइंट C, फॉर पॉइंट C। अगर मैं C पॉइंट पे देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूं बेटा, क्या कर दूं, गॉसियन सरफेस, तो मुझे बताओ उसके अंदर कितना चार्ज एंक्लोज्ड है, चार्ज एंक्लोज कोई भी नहीं है। और अगर कोई एंक्लोज चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना, जीरो है। ई ए कॉस थीटा कितना है, जीरो है। तो ई भी कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज एंक्लोज नहीं है किसके अंदर में, गॉसियन सरफेस। देखो जैसे मान लो ये पॉइंट था, यहाँ से आपने ड्रॉ करा गॉसियन सरफेस, तब भी ये वाला चार्ज इंक्लोज रहा। ये था, यहां से आपने ड्रॉ करा गॉसियन सरफेस, तब भी चार्ज इंक्लोज हुआ। तो सी पॉइंट से मैंने ड्रॉ करा गॉसियन सरफेस, तो कोई चार्ज इंक्लोज नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके द्वारा बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। ठीक है ना। अब ग्राफ कैसा बन रहा है सर इसमें, तो ग्राफ ऐसा बन रहा है कि यार ये E वर्सेस R, और यहाँ पे इस R की वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है। तो यहां तक, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस R इक्वल्स टू R की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो है, जब तक अंदर इस वैल्यू क्या जीरो है। और एकदम से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्यों मिलेगी, जितनी दूरी R की बढ़ेगी, आप क्या देखते हैं, 1 अपॉन R का स्क्वायर होता है ना, जितनी R की वैल्यू बढ़ेगी उतना उतना फील्ड क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम रहा, उसके बाद फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो ये क्या बन चुका है, ई वर्सेस आर का ग्राफ फॉर चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, फॉर चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, चैप्टर 1 आज खत्म हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। बेटा इंसुलेटिंग स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बेटा कुछ भी बोल दे बात वही रहेगी। ठीक है, इंसुलेटिंग स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कुछ भी बोल दे बात वही रहेगी। बेटा इस पूरे पे आपने प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पूरे में आपने प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पूरे में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस चार्ज को। ठीक है, ध्यान रखना कंडक्टिंग जो शेल था पीछे वो शेल था कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग जो भी बॉडी कंडक्टिंग बॉडी होगी, उस कंडक्टिंग बॉडी में जो चार्ज होगा वो सरफेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है। इसके अंदर जो चार्ज है वो भैया अगर खाली होगा चार्ज अंदर रहेगा ही नहीं, है ना। जब खाली होगा चार्ज तो सरफेस पे रहेगा, तो अगर खाली नहीं है, अगर सॉलिड स्फीयर है, क्या ये, क्या बेटा ये सॉलिड स्फीयर, और ये इंसुलेटिंग है, और या कह सकते हो आप नॉन कंडक्टिंग है, जिसकी वजह से जो इसमें जो चार्ज होगा वो अंदर, बिल्कुल अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वो बाहर सरफेस में नहीं आएगा। सिर्फ कंडक्टिंग बॉडीज में सरफेस में बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब फिर से यहाँ पे केस बनेगा, सबसे पहले वही आर डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट, आर क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये क्या है, कैपिटल आर है। तो मैंने माने 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहां से यहां तक का, बच्चा 5 मिनट में आ गया। इसका रेडियस यहां से यहां, और ये है दूरी स्मॉल आर, इसे मैंने माना पॉइंट ए। तो हम बोलेंगे बेटा फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए, पॉइंट ए के लिए ये जो आर है ये इस रेडियस से बड़ा हो गया। ठीक है, अब तो हम यह कह सकते हैं भाई साहब के क्यू बाई आर का स्क्वायर, इस बाहर फिर सेम बात है ना, इस बाहरी पॉइंट के लिए ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, है ना। फॉर एक्सटीरियर पॉइंट स्फीयर और शेल, स्फीयर और शेल will behave as point charge, एक पॉइंट चार्ज की तरह इसमें बिहेव करना है। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं बात को। अब हमको पता है यहाँ जो चार्ज होता है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें रोह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोह बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे चार्ज है उसको आप रोह इंटू वी भी बोल सकते हो। अब वी कौन सा, देखो के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगर मैं बात करूं फॉर पॉइंट बी, पॉइंट बी के लिए, तो पॉइंट बी के लिए भी तो बेटा ये एक क्या है, पॉइंट बी के लिए भी ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, है ना। पॉइंट बी के लिए भी ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो जब पॉइंट बी के लिए भी कर रहा है, अभी शेल में देखा तो सेम नहीं यार, बाहर का पॉइंट हो या सरफेस का पॉइंट हो, दोनों के लिए वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो अगेन ये बनेगा के क्यू बाई, अब बस क्या आएगा,
कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हो तब भी चार्ज उतना इंक्लोज होगा, यहाँ पर हो तब भी चार्ज उतना इंक्लोज होगा। कलेश कब होगा? जब अंदर को आएगा रेडियस। तो यहाँ पे जो Q है वो Q बनेगा रो V अपॉन में R का स्क्वायर, और ये V कितना होगा? ये V कितना होगा? ये V होगा 4 अपॉन में 3 पाई R का क्यूब, तो जितना वॉल्यूम ने चार्ज को इंक्लोज करा वो, और अपॉन में कितना? R का स्क्वायर। भाई साहब इससे ये लपेट दिया। अब K कितना हो गया? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना हो गया? रो। ये कितना हो गया? 4 अपॉन में 3 पाई। यहाँ कितना हो गया? R, 4 पाई से 4 पाई गया, तो रो R अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? समझे? बिल्कुल सेम वही बातें हैं जो पहले हमने की थी। अब इफ R इज लेस देन R, अगर ये अंदर का पॉइंट हो, अब बस इतना अंतर आएगा, अगर ये कोई अंदर का पॉइंट है तो इस अंदर के पॉइंट के द्वारा एनक्लोज चार्ज भी तो कम हो जाएगा। भाई जब अंदर आए, कोई पॉइंट अंदर लिया, जब बाहर से तो पूरा चार्ज एनक्लोज था, अब अंदर आया तो इसने इतना ही, आपने ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा, तो उसने इतना ही तो चार्ज वो किया, एनक्लोज किया। तो बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। आप देखेंगे कि जो चार्ज है वो के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर है, पर यहाँ जो क्यू है वो पता है कितना है? देखो रो तो सेम है, जो डेंसिटी है वो तो सेम रहेगी भाई, जब सेम सब्सटेंस है तो डेंसिटी सेम रहेगी, पर वॉल्यूम फर्क आएगा। वॉल्यूम के लिए आप 4/3 कैपिटल नहीं स्मॉल आर का क्यू लिखोगे, क्योंकि रेडियस कितना है? स्मॉल आर, अपॉन कितना आ गया? आर का स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ, तो के कितना होता है? के होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना हो गया? 4 अपॉन में 3 पाई आर, बेटा इससे कैंसिल हुआ, सॉरी, तो अभी कितना आ गया? ये आ गया रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? E वर्सेस R का मुझे ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो हमने ये देखा कि भाई लोगों, यहाँ पे जैसे सेंटर से आप आगे आ रहे हो, आगे आ रहे हो, आगे आ रहे हो, तो रेडियस लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चार्ज भी लगातार बढ़ रहा है। भाई जितनी आगे आते जाओगे उतना और चार्ज एनक्लोज्ड होता जाएगा। सेंटर पे जीरो, क्योंकि सेंटर पे कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज एनक्लोज्ड हो गया, अब चार्ज नहीं बढ़ रहा। इससे आगे आओगे, चार्ज अब सेम है, दूरी बढ़ती जा रही है, चार्ज अब सेम है, दूरी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म, चैप्टर 1 खत्म।